वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सेट से जो भी 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर सही उत्तर दे देते हैं, उनका एडीओ में नौकरी पक्की हो सकती है। इसलिए इस सेट को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले दे कर जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में बांगर यानी भांगर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है, इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा जिलों में है। ये तीनों में से कौन सही है? तो दोस्तों, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये सही बात है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि पाई जाती, ये भी सही है, परंतु इसका विस्तार पूर्णिया और सहरसा और दरभंगा जिलों में नहीं है। तो यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि यदि आप इस सेट से 50 क्वेश्चन का सही उत्तर दे देते हैं तो समझ जाइए कि आपकी एडीओ में नौकरी पक्की हो जाएगी। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ पाए जाते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा का क्षेत्र खादर नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ना कि भांगर का है। भांगर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर के दक्षिण भागों में होता है। ये आपको याद रखना है और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर यदि केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है तो क्या होगा? तो इसमें होगा दोस्तों, केंद्र और कानून मान्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची के विषय किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में कोई विरोध होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, राज्य का कानून उस विरोध की सीमा तक अमान्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, जैव आवर्धन का तात्पर्य है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषक तत्वों पर अविशेष सेले और गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ प्रदूषक जैसे डीडीटी, मरकरी जो वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं और अपघटित नहीं होते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाने पर उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए, पानी में डीटीटी की थोड़ी मात्रा मछली में और फिर मछली खाने वाले पक्षी में बहुत अधिक सांद्रता में पहुंच जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के संदर्भ में वो दस्तक प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसका संबंध में जो दस्तक प्रणाली का अर्थ होता है, व्यापार पर कर में छूट के लिए जारी किया गया एक पास या परमिट। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1717 में मुगल सम्राट फखरुद्दीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने के लिए दस्तक, एक प्रकार का ट्रेड पास जारी करने का अधिकार दिया था। कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक को दुरुपयोग अपने निजी व्यापार के लिए करते थे, जो बाद में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण बना। हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति लाल रंग के प्रकाश में एक नीली वस्तु को देखता है, उसे वह वस्तु किस रंग का दिखाई देगा? तो दोस्तों, उसे उस वस्तु को देखने के लिए काला रंग दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
कोई भी वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग के प्रकाश को वह परावर्तित करती है। एक नीली वस्तु केवल नीले प्रकाश को परावर्तित करती है और अन्य सभी रंगों को जैसे लाल को अवशोषित कर लेती है। जब उस पर केवल लाल प्रकाश डाला जाता है तो वह उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है और कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं करती। प्रकाश के परावर्तित ना होने के कारण वह वस्तु हमें काली दिखाई देगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां अपना मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों यह है कोसी। तो आप जानते ही हैं बिहार का शौक है और मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बूढ़ी गंडक भी है और बागमती, ये तीनों नदियां जो हैं मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हाँ, इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के लिए बिहार का शौक कहा जाता है। हालांकि बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी अन्य उत्तरी बिहार की नदियां भी अपने प्रवाह में लगातार बदलाव करती रहती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, ये सही उत्तर है। और इलेक्ट्रिक ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के समय हुआ था, ये भी सही है। और इल्बर्ट बिल रिपन के समय हुआ था, ये भी सही है। पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन नहीं होगा, यहाँ लिट्टन होगा, लॉर्ड लिट्टन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा पारित किया गया था, ना कि डलहौजी द्वारा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 के लिए जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अन्य सभी सुमेलित थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में जो शामिल है, राइबोसोम शामिल होता है, नाभिक शामिल होता है और अंतःपरजलिका, ये तीनों शामिल होते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। डीएनए के निर्देश कोड यानी नाभिक में होते हैं, जहाँ से mRNA बनता है। mRNA फिर कोशिका द्रव में आता है, जहां राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री पर प्रोटीन का निर्माण होता है। खुदरी अंतःप्रवली जलिका यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम भी इसमें शामिल होते हैं। अतः ए बी सी तीनों विकल्प इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया था गंगा प्रसाद राय के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन का सफल नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। हालांकि यह एक व्यापक आंदोलन था, लेकिन बेगूसराय में नेतृत्व का श्रेय मुख्य रूप से उन्हें दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। दोस्तों आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। दिलचस्प बात है कि इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, जबकि ऑस्ट्रिया खुद ओपेक का सदस्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो यह है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसका गठन किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि
इलेक्ट्रिक मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर में जो है ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत से यांत्रिक में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो एक मोटर को घुमाता है। यांत्रिक ऊर्जा, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कर्नाटक वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे यह एक मैथिली राजवंश था, ये सही है। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, ये भी सही है। इसका संस्थापक नान्यदेव था, ये भी सही है। इसका अंतिम शासक हरि सिंह देव था, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर चारों हो जा रहे हैं, यानी कोई भी गलत नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिए गए सभी कथन कर्नाटक वंश से संबंध में सत्य हैं। यह मिथिला का महत्वपूर्ण राजवंश था जिसकी स्थापना नान्यदेव ने की थी। राजधानी सिमरावगढ़ थी। इसके अंतिम शासक हरि सिंह देव थे जिनके समय में गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था। ये सभी बातें सत्य थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्तों, जब किसी में कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े तो इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक काम पर तो लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादन में उनका योगदान शून्य या नगण्य होता है। यह स्थिति आमतौर पर भारत में के कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मिराज यानी मरीचिका बनने की घटना में कौन सी प्रकाशीय प्रक्रिया शामिल होती है? तो दोस्तों इसमें शामिल होती है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों घटनाएं शामिल होती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मरीचिका एक जटिल प्रकाशीय भ्रम है। इसमें गर्म हवा विभिन्न परतों से प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है और अंततः एक निश्चित कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे हमें पानी होने का भ्रम पैदा करने वाला उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में अग्रणी है? इसे लीची की भूमि भी कहा जाता है। तो उस जिला का नाम है दोस्तों मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इस कारण इसे लीची की भूमि या स्वीट सिटी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का किस अधिनियम का आधार बने? तो दोस्तों यह आधार बने थे भारत सरकार अधिनियम 1919 का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मोंटेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय की रिपोर्ट पर आधारित था। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन किस वर्ष शुरू हुआ? तो द्वैत शासन 1919 में शुरू हुआ था प्रांतों में। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से होता है। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से होता है सीसा और टीन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोल्डर सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है। इसका गलनांक कम होता है जिसके कारण इसका उपयोग धातु के टुकड़े या इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों
यह सर्वाधिक है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें पटना जिले में इसकी लंबाई सर्वाधिक 99 किलोमीटर। भागलपुर दूसरे स्थान पर आता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य दोस्तों राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन विधायकों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एलिसा टेस्ट का उपयोग जो है एड्स यानी HIV संक्रमण के पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एलिसा एक सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसका उपयोग रक्त में HIV के खिलाफ उत्पन्न एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो एड्स का कारण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह जो हैं ये 1857 के विद्रोह का शुरुआत किया गया था जगदीशपुर से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, जो उस समय शाहाबाद जिले अब भोजपुर जिले में था, के एक जमींदार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया और अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग जो होता है दोस्तों यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक आयरन युक्त प्रोटीन है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधता है और उसे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। आयरन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर योजना का संबंध जो है यह ध्वनि प्रदूषण से है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ग्रीन मफलर एक तकनीक है जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों या सड़कों के किनारे 4 से 6 पंक्तियों में पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और उसे फैलने से रोकते हैं, एक मफलर की तरह काम करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था पटना बांकीपुर 1912 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह बिहार की धरती पर होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था देवघर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवघर, जो उस समय बिहार का हिस्सा था, में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीला वायु प्रदूषक है, लेकिन यह सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह ऊष्मा को
प्रभावी ढंग से नहीं रोकती। मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाया जाता है दक्षिणी पूर्व बिहार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सबसे पुरानी कायांतरित चट्टानें हैं और ये खनिज संसाधनों से भरपूर होती है। बिहार में ये चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई विधेयक सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है लेकिन राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजते हैं और संसद उसे बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो इसमें राष्ट्रपति जो है उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी गैर धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजते हैं और संसद के दोनों सदन उसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन पुनः पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने से इनकार नहीं कर सकते, वे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है गया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाबोधि मंदिर बोध गया यानी गया जिले में स्थित है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा का विकास मुख्य रूप से पाल वंश के संरक्षक में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था वज्रयान के संरक्षण में। दोस्तों 31 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाल शासक बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक शाखाओं के महान संरक्षण थे। उनके संरक्षण में ही विक्रमशिला और आंदोलन ओदंतपुरी जैसे महाविहार तांत्रिक बौद्ध धर्म यानी वज्रयान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों आप लोग सभी को पता है कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे विटामिन B1 यानी बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे B1 भी शामिल है और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए और के वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। हमारा अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसे घोषित किया गया 1969 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो अपनी दुर्लभ पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है की स्थापना 1891 में हुई। भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1969 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया और इसका वित्त पोषण अपने हाथ में ले लिया। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी मतलब उपसौर की स्थिति किस दिन होती है? तो दोस्तों यह होती है 3 जनवरी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। उपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। यह घटना लगभग 3 जनवरी को होती है। अपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, यह घटना 4 जुलाई को होता है। ये भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो बाद में ज्ञान और शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें एक बार जो है संशोधन किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब अनंत पर और वस्तु वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक आवर्धित बनता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लेंस के नियमों के अनुसार जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो जाती है और अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे अनंत पर एक वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे यह थे लाला लाजपत राय जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1920 में बम्बई में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जबकि दीवान चमन लाल इसके महासचिव थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, ZnO। ये आपको याद रखना है, उभयधर्मी से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इसके प्रमुख उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण आपको याद रखना है और हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि NO2 एक क्षारीय ऑक्साइड है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में ऋषिकुंड नामक गर्म पानी का झरना है? तो दोस्तों यह है मुंगेर में। दोस्तों आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऋषिकुंड नामक विशिष्ट गर्म पानी का झरना और कुंड मुंगेर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और भारत की अंतिम मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करता है? तो दोस्तों यह राइबोसोम और खुदरी अंतःप्रवेश जलिका ये दोनों करता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, जबकि अन्य खुदरी अंतःप्रवेश जलिका की सतह पर चिपके रहते हैं। अतः बी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला मकई उत्पादन में देश में अपनी उच्च उत्पादकता के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है कटिहार जिला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से कटिहार जिला अपनी उच्च उत्पादकता के लिए देश भर में जाना जाता है और अक्सर उत्पादन में शीर्ष जिलों में शुमार होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, निगम कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है
और संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, परंतु जीएसटी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका बोझ सीधे उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है, जैसे आयकर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका बोझ दूसरों पर हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि जब एक लाल फूल को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों वह काला दिखाई देगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक लाल फूल केवल लाल प्रकाश को परावर्तित करता है और अन्य सभी रंगों को सोख लेता है। जब उस पर केवल हरा प्रकाश डाला जाता है तो वह उसे पूरी तरह से सोख लेता है और कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं करता, जिससे हमें काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दोस्तों यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर दीन इलाही या तोही ए इलाही ईश्वरीय एकेश्वरवाद नामक एक समरूप धर्म को शुरू करने का प्रयास किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था? तो दोस्तों यह था कलिंग युद्ध के बाद। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और विनाश को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा यानी भैरी घोष की नीति को त्याग दिया और शांति, सहिष्णुता और नैतिक उत्थान यानी धम्म घोष की नीति को अपनाया था। तो यह कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो दोस्तों यह एथीन का बहुलक है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पॉलीथीन एथीन, जिसे समानता एथिलीन C2H4 कहते हैं, नामक एक मोनोमर के बहुलीकरण से बनता है। बहुत सारी एथीन इकाइयां मिलकर पॉलील एथीन यानी पॉलीथीन बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है गया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिले में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा झारखंड के कोडरमा जिले तक भी फैला हुआ है। तो दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सेट आपको यह बताएगा कि आप एडीओ के एग्जाम में कितनी सफलता पा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह अपनी विशाल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण में नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चंपारण के स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही प्रदान किया। यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा संचरण की विधि है? तो यह प्रक्रिया है दोस्तों चालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों विधि जो है ऊष्मा संचरण की विधि है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऊष्मा संचरण तीन मुख्य विधियां से होती है। चालन, ठोस पदार्थों में कणों के कंपन को द्वारा, संवहन तरल और गैसों में कणों की गति द्वारा, और विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अतः ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो उस जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिम चंपारण बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों यह थी सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वह भारतीय नहीं थी। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाइकेन किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? तो दोस्तों यह शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध का एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, दोनों के लिए भोजन बनाता है, और कवक शैवाल को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है राजगीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सप्तपर्णी गुफा राजगीर की व्यवहार पहाड़ियों में स्थित है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 483 ईसा पूर्व में यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है भारी जल का मुख्य उपयोग क्या है? तो भारी जल का मुख्य उपयोग जो है दोस्तों परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारी जल D2O एक उत्कृष्ट मंदक है। यह नाभिकीय विखंडन में उत्पादन होने वाले तेज न्यूट्रॉनों से टकराकर उनकी गति को धीमा कर देते हैं, जिससे एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखना संभव होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 को यह निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करे। हमारा अगला प्रश्न है संतुलन काल में दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो है सैन्य विभाग से था। दोस्तों आपके 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न अब सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी, और यह सैन्य विभाग था जिसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था, और इसका कार्य सेना की भर्ती, रखरखाव और निरीक्षण करना था। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा से इमारतों विशेषकर संगमरमर को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों मार्बल कैंसर और स्टोन लेप्रोसी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अम्लीय वर्षा जब संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस घटना को मार्बल कैंसर और स्टोन लेप्रोसी दोनों ही नामों से जाना जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ए बी दोनों सही हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना गया में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में गया में स्वराज सभा की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों दाब के संबंध में क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ता है, यह कथन सही है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दाब का सूत्र होता है P बराबर F बटा A, यानी बल बटा क्षेत्रफल होता है। इससे स्पष्ट है कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक निश्चित बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। इसी कारण कील की नोक नुकीली बनाई जाती है। कथन A, B और D गलत है। इस प्रश्न का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों यह जाना जाता है गोदावरी नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोदावरी नदी अपनी विशालता और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबा नदी तंत्र होने के कारण वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो एक अलग उपाधि है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन दोनों में मौजूद होता है? तो दोस्तों यह मौजूद होता है जिबरेलिन में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जिबरेलिन एक बहुयामी हार्मोन है। यह तने की लंबाई यानी कोशिका दीर्घन में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है। यह बीजों के अंकुरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का पाचन करने का वाला एंजाइम लाइपेज मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों यह स्रावित होता है अग्नाशय से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वसा के पाचन के लिए अधिकांश और सबसे महत्वपूर्ण लाइपेज एंजाइम अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है और यह छोटी आंत में अपना कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह शुरू किया गया था 1973 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बाघों की घटित आबादी को रोकने और उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सौराठ सभा मेला किस उद्देश्य से आयोजित होता है? तो दोस्तों यह आयोजित होता है विवाह तय करना। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सौराठ सभा मिथिला क्षेत्र में मधुबनी के पास लगने वाला एक अनूठा वार्षिक मेला है, जहां मैथिली ब्राह्मण समुदाय के लोग पंजीकारों वंशावली का रिकॉर्ड रखने वाले की मदद से अपने बच्चों के लिए उचित विवाह संबंध तय करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि उन्हें यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? यहाँ सदिश राशि नहीं है की बात कही जा रही है दोस्तों। यहाँ वेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र ये तीनों सदिश राशि है, परंतु विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
यह एक क्लासिक अपवाद है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। यह एक अदिश राशि की तरह जुड़ती है, इसीलिए इसे एक अदिश राशि माना जाता है। हालांकि अधिक सटीक रूप से यह एक टेंसर है, पर सामान्य परीक्षाओं के लिए इसे अदिश माना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था धर्मपाल के द्वारा। दोस्तों आपके 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में भागलपुर के पास विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? तो दोस्तों यहाँ पे लाल, हरा और नीला तीनों ही प्राथमिक रंग है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश के संदर्भ में लाल, हरा, नीला तीनों ही प्राथमिक रंग माने जाते हैं। पीला एक द्वितीय रंग है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, ये सही है। वज्जी संघ विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, ये भी सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, ये भी सही है। और ये सभी महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, ये गलत है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, उससे व्याख्या में कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ए, बी, सी तीनों सही है और कथन डी गलत है, अतः यह एक से अधिक विकल्प वाला सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों यह स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने अपनी जमीन दान देकर पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो दोस्तों उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, यानी कि ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पेप्सिन अमाशय में और ट्रिप्सिन छोटी आंत में दोनों ही एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है, अतः सी और डी दोनों ही सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इसमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह बहिष्कार का मुख्य कारण था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1928 में भारत आए साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लू मून की घटना क्या है? तो ब्लू मून की घटना जो है दोस्तों, जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लू मून एक खगोलीय घटना है जो आमतौर पर हर महीने में एक पूर्णिमा होती है, लेकिन जब किसी एक ही कैलेंडर में महीने में दूसरे पूर्णिमा पड़ती है उसे दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या
IUPAC प्रणाली के अनुसार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही नामों से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। दोस्तों तो आपके 90 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत की संविधान सभा में ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। इसी दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज, लिनक्स और मैक OS ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज, लिनक्स और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला जूट और मखाना दोनों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे कटिहार और पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और दरभंगा जो है मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में होता है, वहीं मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से दरभंगा और मधुबनी जिलों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉप्सन यूनिट वायुमंडल के एक स्तंभ में ओजोन की कुल मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। तो वह नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलकर दक्षिण की ओर पटना के पास गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक और कोसी उत्तरी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबज जो है दोस्तों यह बीजापुर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो वह हार्मोन है दोस्तों एथिलीन। एथिलीन जो है यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उस उपकरण का नाम है दोस्तों यहाँ पे जनरेटर और डायनेमो, ये दोनों जो हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जनरेटर और डायनेमो दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों यह 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आपके 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है। इस सेट में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। कितने प्रश्न आपके सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करते चलेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।